सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। आज इस वीडियो में हम लोग अपने क्लास 12th के चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हम 3 चैप्टर्स पहले ही कर चुके हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में यहाँ पे नोट्स अवेलेबल है। बहुत इजी लैंग्वेज में हम लोग पूरे चैप्टर्स को टॉपिक्स को समझते हैं, सो दैट आप एग्जाम में अच्छी तरीके से आंसर्स को रिप्रेजेंट कर पाओ। एज अ फिजिकल एजुकेशनिस्ट मैं आपको थोड़े बहुत कुछ तरीके भी बताता हूँ, सजेशंस भी देता हूँ कि किस तरीके से आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हो, सो दैट आपके जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है वो इंप्रेस हो पाए। ठीक है, तो आज हम लोग यूनिट 4 अपना शुरू करेंगे, जो कि है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स या फिर दिव्यांग जिनको हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें आज हम पहला टॉपिक अपना करेंगे। थोड़ा सा ये लेंदी हो सकता है टॉपिक, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा चीजें हैं। स्पेशल ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स और डेफलिम्पिक्स के बारे में हमको पढ़ना है। किस तरीके से क्वेश्चंस आपके फ्रेम होने हैं और किन चीजों पे आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीजें मैं आपको इस पूरे टॉपिक के दौरान बताता चलूंगा। ये नोट्स आपके लिए अवेलेबल है टेलीग्राम में। आप चाहो तो इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो इनको अपनी भाषा में और नोट कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम से सीधे सीधे आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इजी नोट्स है, इससे सिंपल नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आराम से रीड करोगे, आपको सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। चलो फटाफट शुरू करते हैं। चैप्टर 4 का हमारा टॉपिक नंबर 1, जो कि अब हम बात करेंगे डिफरेंटली एबल्ड या फिर जो हमारे गेम्स होते हैं। जैसा कि आपने ओलंपिक्स गेम सुना होगा। ओलंपिक गेम में क्या होता है, जनरली जो हमारे नॉर्मल एथलीट्स होते हैं, जो फिजिकली 100% फिट होते हैं, मेंटली फिट होते हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो कुछ स्पेशल गेम्स हैं उसमें जो हमारे स्पेशल प्लेयर्स होते हैं उनको पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलता है। तो यहाँ पे पूरी हिस्ट्री है कि उन गेम्स की शुरुआत कैसे हुई और अब वो गेम्स कैसे हो रहे हैं, क्या-क्या गेम्स उनके अंदर होते थे, कहाँ-कहाँ वो गेम्स हुए हैं, ये सारी चीज़ें हमको इस चैप्टर में पढ़नी। चलो, सबसे पहले बात करते हैं द टर्म डिफरेंटली एबल्ड। ये जो टर्म है ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये 1980s में यूज़ करना शुरू हुआ था, जिसका मतलब क्या था कि ये एक अल्टरनेटिव वर्ड आया डिसेबल्ड का। पहले लोग वर्ड यूज़ करते थे कि वो डिसेबल्ड प्लेयर है, वो डिसेबल्ड इंसान है। लेकिन इस चीज़ को चेंज करने के लिए कि भाई लोगों को बुरा ना लगे, जो ऐसे लोग हैं उनको ये फील ना हो कि हमारा मज़ाक उड़ाया जा रहा है, वहाँ पे टर्म यूज़ हुआ डिफरेंटली एबल्ड। यानी कि अलग तरीके से उनकी संरचना है, अलग तरीके से उनको बनाया गया है। ठीक है? ये तरीका बताया गया और एक मैसेज स्प्रेड किया गया कि उनको गलत मत बोलो, वो बस अलग तरीके से बने हुए हैं वो भी इंसान। अब डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर में फ़र्क क्या होता है? बड़ा ईज़ी सा आप इसको समझ जाओ। डिसेबिलिटी होता है फिजिकल और मेंटल इम्पेयरमेंट दैट इज़ परमानेंट। जब आपकी कोई प्रॉब्लम परमानेंट हो जाती है तो हम उसको बोलेंगे डिसेबिलिटी। ठीक है? और डिसऑर्डर क्या होता है? ये होती है टेम्पररी। ये टेम्पररी या परमानेंट फिजिकल या मेंटल कंडीशन हो सकती है। अब टेम्पररी या परमानेंट कैसे हो सकती है भाई? पहले तो टेम्पररी थी, ठीक है? डिसऑर्डर आप कह सकते हो कि टेम्पररी है, लेकिन अगर उसको लंबे टाइम तक खींचते चले गए, तो एक इंसान पूरी तरीके से उसमें ढल जाएगा, जो कि फिर वो परमानेंट भी आपका बन सकता है, ठीक है? तो ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। टेम्पररी आप ज़्यादा ध्यान रख सकते हो कि टेम्पररी अगर फिजिकल या मेंटल कोई कंडीशन है तो डिसऑर्डर है, क्योंकि हम उसको साइकोलॉजिस्ट की मदद से, एक्सरसाइज की मदद से ठीक कर सकते हैं। लेकिन डिसेबिलिटी किसी की अगर एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, तो फिर वो डिसेबिलिटी के अंदर काउंट होगा। ठीक है? हिंदी में भी है, आप इसको रीड कर सकते हो। आप इमेज देख सकते हो, ठीक है? इसमें डिसेबल्ड लोग भी हैं, इसमें कुछ डिफ़ॉर्मिटी वाले लोग भी हैं, ठीक है? हमने जो दोनों चीज़ें पढ़ी हैं, डिसऑर्डर्स वाले लोग भी इसमें हैं, ठीक है? चलो। अब अडैप्टिव और या फिर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो ये कुछ मॉडिफाइड स्पोर्ट्स हैं जो कि इंडिविजुअल्स के लिए होते हैं जिनको डिसेबिलिटी होती है या डिफरेंटली एबल्ड वो लोग होते हैं। ठीक है, इनमें रूल्स अलग होते हैं, इनको कराने का तरीका अलग होता है, इनके वेन्यूज अकॉर्डिंगली सेट किए जाते हैं। ठीक है, काफी सारी चीजें जो होती हैं इसमें अलग तरीके से प्लान की जाती हैं। ठीक है, नॉर्मल स्पोर्ट्स से थोड़ा सा ही अलग आपके होते हैं। देखो, हॉकी के लिए जैसे व्हील चेयर यूज करते हैं, आपने देखा होगा। रैकेट गेम्स के लिए व्हील चेयर यूज की जाती है। फुटबॉल अलग तरीके से खिलाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें अलग-अलग तरीके से इसमें होती हैं। स्पेशल ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स, डेफलिम्पिक्स, ये सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो कि ऐसे डिफरेंटली एबल्ड प्लेयर्स को अपना परफ़ॉर्मेंस देने का या फिर परफ़ॉर्म करने का मौका देते हैं, कंट्री को रिप्रेज़ेंट करने का मौका देते हैं, ठीक है? और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स इसके अंदर होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेशल ओलंपिक्स की, ठीक है? स्पेशल ओलंपिक्स के लिए सबसे पहले आप स्पेशल ओलंपिक्स की फ़ोटो देखो। ये आपका लोगो है स्पेशल ओलंपिक्स का, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2022 में या 23 में क्वेश्चन भी आ चुका है, आपका पिक्चर फ्रेम क्वेश्चन आ चुका है, ये आपको लोगो बना के दे दिया गया था। और फिर इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि ये लोगो किस इवेंट का है, इस लोगो का मोटो क्या है, कौन से प्लेयर्स इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें इसके अंदर की थी। ठीक है, अब जैसे कि आप देख सकते हो इमेजेस से, ये आपके स्पेशल प्लेयर्स हैं जिनको स्पेशल ओलंपिक्स में खेलने का मौका मिलता है। अब स्पेशल ओलंपिक्स है क्या, आओ इसको समझते हैं। सबसे पहला, यूनिस मेरी कैनेडी श्राइवर, ये थी, श्रीवर या श्राइवर आप जो बोलो, ये थी इसकी फाउंडर। तो आपको ये याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, EMK श्रीवर, जिन्होंने स्पेशल ओलंपिक्स को फाउंड किया था। और ये कौन थी? जॉन एफ कैनेडी की सिस्टर थी। जॉन एफ कैनेडी, आपने नाम जरूर सुना होगा हॉलीवुड मूवीज में या कहीं भी, ये एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं US के। और JFK एयरपोर्ट आपने सुना होगा,
जो कि मेरे ख्याल से न्यूयॉर्क में है, ठीक है? जेएफके एयरपोर्ट इनके नाम पे है, ठीक है? तो इन्होंने यानी कि यूनिस मैरी केनेडी श्रीवर ने स्पेशल ओलंपिक्स को ढूँढा था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारी चीज़ें नोट करके रखना। शिवर वॉज डीपली कंसर्न अबाउट द सोशल एक्सक्लूजन एंड मिस ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। तो ऐसे जो इंडिविजुअल थे, ऐसे जो लोग थे जिनको नॉर्मल लोगों से अलग रखा जाता था, जिनको ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम थी, डिसेबल्ड थे या कोई डिफॉर्मिटी थी, तो उनको नॉर्मल लोगों से अलग काउंट किया जाता था कि इनको अलग रखो, इनको अलग रखो, उनको अलग से बुलाया जाता था। तो ये सारी चीजें श्राइवर को पसंद नहीं आई और उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा इस बारे में सोचा। अर्ली इनिशिएटिव्स क्या थी, श्राइवर ने क्या किया, बिगैन इनवाइटिंग चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। तो जिन बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम थी, इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम थी, दिमागी तौर पे कोई इशू था, तो उन्होंने अपने घर पे समर डे कैंप्स लगाना शुरू किया और बच्चों को बुलाया एंड प्रोवाइडिंग देम विद स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, और उन बच्चों को स्पोर्ट्स खेलने के मौके दिए। फर्स्ट इंटरनेशनल इवेंट जो था इसका, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द फर्स्ट ऑफिशियल स्पेशल ओलंपिक समर गेम्स वर हेल्ड इन शिकागो 1968। तो ये ईयर्स आपको याद रखने पड़ेंगे। 1968 में शिकागो में जुलाई में सबसे पहले आपका स्पेशल ओलंपिक्स का इवेंट हुआ था, ठीक है? और उसमें भी स्पेसिफिकली समर गेम्स का। इसके बाद इसकी ग्रोथ कैसे हुई? द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी आईओसी, जो कि हमारे ओलंपिक्स को हैंडल करती है, जो मेन बॉडी है, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द स्पेशल ओलंपिक्स इन 1988, और 1988 में इन्होंने रिकॉग्नाइज किया, अलाउइंग देम टू यूज ओलंपिक्स। उसके पहले ओलंपिक्स टर्म यूज नहीं करते थे, स्पेशल गेम्स ऐसे कहलाया जाता था, लेकिन 1988 के बाद ओलंपिक्स यानी कि स्पेशल ओलंपिक गेम्स इसको बोलना शुरू कर दिया, ठीक है? क्योंकि आईओसी ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया था। अब जो इनका लोगो है इसके बारे में आपको दिखा चुका हूँ, एक बार दोबारा आप लोगो इसका देख सकते हो। ये आपका जो लोगो है, ठीक है? ये लोगो क्या बताता है? द लोगो रिप्रेजेंट्स जॉय एंड हैप्पीनेस टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड। तो देखो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए कि अगर जैसे मैंने आपको बताया कि लोगो की अगर इमेज आ गई, तो पहला क्वेश्चन आपका ये बन सकता है सिंपल सा, कि ये लोगो किस गेम को रिप्रेजेंट करता है, और उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि इस लोगो का मतलब क्या है? तो जॉय एंड हैप्पीनेस टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? खुशी हर बच्चे को इस देश दुनिया की, ठीक है? स्पेशल ओलंपिक फ्लेम जो थी, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लेम ऑफ होप। तो ये एक ओलंपिक फ्लेम आपको पता होगा हर ओलंपिक में जलती है, ठीक है? लेकिन स्पेशल ओलंपिक फ्लेम जो थी, ये आपका फ्लेम ऑफ होप कहलाती है, जिसको सबसे पहली बार 2010 में शुरू किया गया था, ठीक है? इट वाज फर्स्ट लिट इन 2010, ठीक है? तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं इसको भी यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, और ये हाईलाइटेड नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है? चलो, हिंदी में भी है, जो भी हिंदी में इसको रीड करना चाहता है, आप इसको हिंदी में रीड कर सकते हो, ठीक है? ये देखो आपके स्पेशल ओलंपिक्स हो गए। अब देखो ये जो आपके हैं, ये हैं आपके वेन्यूज़ हैं, ठीक है? कि आपके कहाँ-कहाँ पे ये ओलंपिक्स हुए हैं। तो देखो इतना ज़्यादा इसको याद करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें आप इससे याद कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसमें आपको बोलूँ कि देखो 1968 में ये स्टार्ट हुए थे, आपको पता है। 1968 से लेके 1999 तक ये यूएसए में ही हुए हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आप बड़े आराम से याद कर सकते हो कि भाई 1968 से 1999 के बीच में अगर आपसे कोई भी स्पेशल गेम्स पूछ लिया गया कि कहाँ पे हुए थे, तो आपको पता है यूएसए में होंगे, तो आप इसको आराम से टिक कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा देखो यूएसए का एक और है, 2015 में लॉस एंजेलिस में होता है, इसको आप याद कर सकते हो। और जो लेटेस्ट के 2-3 हैं, ये तो आप ज़रूर से याद करके रखना, क्योंकि जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं फिज़िकल एजुकेशन के, वहाँ पे करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इनके टर्म्स में, तो आप ये 3-4 ज़रूर याद करके रखना, ठीक है? अब ये देखो स्पेशल स्पोर्ट्स क्या-क्या होते थे स्पेशल गे हमारे ओलंपिक्स में। तो विंटर स्पोर्ट्स, एक्वेटिक्स, जिम्नास्टिक्स और अदर स्पोर्ट्स, 4 कैटेगरीज़ थी। विंटर स्पोर्ट्स में अल्पाइन स्कीइंग और फिगर स्केटिंग था। एक्वेटिक्स में स्विमिंग था, ठीक है? जिम्नास्टिक्स में आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स और रिदमिक जिम्नास्टिक्स था, और अदर स्पोर्ट्स में बहुत सारे गेम्स यहाँ पे हैं। तो गेम्स आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कैटेगरी ये याद कर लो, ठीक है? ताकि अगर आपसे पूछा जाए या स्पेशल गेम्स के बारे में लिखने को है, क्योंकि आपसे जो लंबा लॉन्ग आंसर जो आपसे पूछा जाता है, उसमें आपको ये सारी चीज़ें अगर आप मेंशन करोगे, तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा होगा, ठीक है? एक्वेटिक्स आपको पता है पानी का होता है, तो स्विमिंग आप उसमें लिख सकते हो। जिम्नास्टिक्स में आर्टिस्टिक और रिदमेटिक रिदमिक बहुत ज़्यादा फेमस टाइप्स ऑफ जिम्नास्टिक्स हैं, तो ये आपको याद हो जाएँगे। विंटर स्पोर्ट्स में अल्पाइन स्कीइंग और फिगर स्केटिंग, ये याद कर लो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि लॉन्ग आंसर आए तो आप एक टेबल छोटी-सी बना के ये सारी चीज़ें वहाँ लिख दोगे ना और हाइलाइट कर दोगे, तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस आपका आज के जो टीचर होंगे वो होंगे, ठीक है? और अदर स्पोर्ट्स में इसमें से देखो जैसे बैडमिंटन आपको पता है, ठीक है? बैडमिंटन डाल देना, बास्केटबॉल डाल देना, जूडो आपको पता है, एथलेटिक्स आपको पता है, हैंडबॉल पता है, ये 4-5 गेम्स लिख के आप एक्सेट्रा लिख दें, ठीक है? तो ये आपको एक प्लस पॉइंट मिलेगा। चलो, ये हो गया हमारे स्पेशल गे ओलंपिक्स के बारे में। अब हम बात करते हैं फटाफट पैरालंपिक्स के बारे में कि ये पैरालंपिक्स क्या होते हैं, ठीक है? देखो ये है आपके पैरालंपिक्स में होने वाले इवेंट्स। यहाँ पे एक छोटी-सी लिस्ट है, इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स इन्वॉल्विंग एथलीट्स विद अ वाइड रेंज ऑफ डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग। तो जो अलग-अलग तरह की डिसेबिलिटीज होती हैं प्लेयर्स को या इंडिविजुअल्स को, तो उसके अकॉर्डिंग उनको पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट करने का
मौका मिलता है। ठीक है, अब क्या क्या चीजें हैं ये फटाफट हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये हैं आपके वो इम्पेयरमेंट टाइप जिनको अलाउ किया जाता है पैरालंपिक्स के अंदर, यानी कि जो प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं पैरालंपिक्स में, फटाफट आप एक इमेज देख लो तो आपको इससे समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये है पैरालंपिक्स का इमेज। ठीक है, ये पैरालंपिक्स आपके हो रहे हैं और ये कमेटी होती है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, और ये हमारे पैरालंपिक कमेटी का साइन है या फिर पैरालंपिक का साइन है, आप बोल सकते हो, लोगो है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे लेग्स की डिसेबिलिटी है, इनके पैर नहीं है, इनके भी पैर नहीं है। यहाँ देख सकते हो एक सिंगल लेग नहीं है। ठीक है, यहाँ देख सकते हो कि आर्चरी हो रहा है जिनके हाथ नहीं है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो कि इम्पेयरमेंट या फिर जो आपके टाइप्स होते हैं वो किस तरीके से डिवाइड होंगे। अब देखो, इसके बेसिकली कुछ आपके टाइप्स हैं, आप इनको रीड कर लो, इनको याद कर लो, ये ज़रूरी हो सकते हैं आपके लिए, क्योंकि अगर आपको डिफाइन करने को आ गया या फिर लिखने को आ गया कि इम्पेयरमेंट्स के बारे में लिखो, 5 इम्पेयरमेंट्स के बारे में लिखो, 6 इम्पेयरमेंट्स के बारे में लिखो या ब्रीफ में सारे इम्पेयरमेंट्स के बारे में लिखो, तो ये आपको पता होने चाहिए और आपको ये याद करने पड़ेंगे। ठीक है? देखो, सबसे पहला है इम्पेयर्ड मसल पावर, ये तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। रिड्यूस मसल स्ट्रेंथ ड्यू टू कंडीशंस लाइक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और मसल डिस्ट्रोफी। डिस्ट्रोफी में क्या होता है, बेसिकली आपकी जो मसल्स होती हैं वो काम करना बंद कर देती हैं, श्रिंक कर जाती हैं या फिर उनके अंदर जितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो नेचुरली नहीं होती। तो ये आपका क्या करती है, मसल में आपकी जो ताकत होनी चाहिए मांसपेशियों में वो आपकी नहीं होती है, जनरली स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से या फिर मसल डिस्ट्रोफी की वजह से। ठीक है, तो इम्पेयर्ड मसल पावर से आपको समझ में आ रहा होगा। रेंज ऑफ मूवमेंट इम्पेयरमेंट, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। हमारे जॉइंट्स की जो मोबिलिटी होती है, जो रेंज ऑफ मूवमेंट होता है कि कितना हम इसको घुमा सकते हैं, कितना यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमारी ये चीज हमारी कम हो जाती है, फिर सही से काम नहीं करती है। तो इसके बेसिस पे भी एथलीट्स को अलग किया जाता है। फिर है लिम्ब डेफिशिएंसी। अब आपको पता है अपर लिम्ब हाथ, लोअर लिम्ब्स हमारे पैर होते हैं। पार्शियल और टोटल एब्सेंस ऑफ लिम्ब्स फ्रॉम बर्थ और ड्यू टू ट्रॉमा। बर्थ से ही किसी के हाथ या पैर नहीं है या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से हाथ या पैर उनके अब नहीं है उनके साथ, तो उनको लिम्ब डिफिशियंसी की कैटेगरी में डाला जाता है। फिर आता है लेग लेंथ डिफरेंस। नोटिसेबल डिफरेंस इन लेग लेंथ अफेक्टिंग मूवमेंट एंड बैलेंस। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एक पैर छोटा होता है, एक पैर लंबा होता है, जिसकी वजह से अपनी बॉडी का बैलेंस बना के नहीं रख पाते हैं, मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है। तो उनकी भी एक अलग से कैटेगरी यहाँ पे दी हुई है कि ये प्लेयर्स अगर पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट करने आएंगे तो इन प्लेयर्स की कैटेगरी अलग से बनेगी और फिर इनके अलग से इवेंट्स कराए जाएंगे। फिर है शॉर्ट स्टैचर, ये भी नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। रिड्यूस्ड हाइट ड्यू टू जेनेटिक और मेडिकल कंडीशंस लाइक ड्वार्फिज्म। तो इसमें क्या होता है कि आपकी एज के अकॉर्डिंग आपकी हाइट नहीं बढ़ती है, और ऐसे जो लोग होते हैं इनको हम लोग शॉर्ट स्टेचर के कंडीशन में या फिर कैटेगरी में डालते हैं। फिर है हाइपरटोनिया, इंक्रीज मसल टेंशन एंड रिड्यूस्ड एबिलिटी टू स्ट्रेच मसल्स ऑफन ड्यू टू सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी जनरली हमारे ब्रेन का एक इश्यू होता है जिसकी वजह से हम सही तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, और हमारी जो मसल टेंशन होती है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हम अपने मसल्स को सही तरीके से स्ट्रेच नहीं कर पाते, यानी कि मसल्स को सही तरीके से उसका यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, फिर है अटैक्सिया, लैक ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन अफेक्टिंग बैलेंस एंड प्रिसीजन। तो अटैक्सिया का क्या मतलब होता है, ये टर्म इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से लोग इसको पहली बार सुन रहे होंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि आपके मसल कोऑर्डिनेशन का जो इफेक्ट को इम्पैक्ट करता है उस कैटेगरी को क्या बोलेंगे, तो हम अटैक्सिया उसको बोलेंगे। फिर है एथेटोसिस, इनवॉलंटरी स्लो एंड रिदिंग मूवमेंट्स टिपिकली ड्यू टू ब्रेन इंजरी। तो ब्रेन इंजरी की वजह से अगर आपके मूवमेंट स्लो हो रहे हैं या फिर आप मूवमेंट आप सही से नहीं कर पा रहे हो या चीजों को समझ नहीं पा रहे हो, तो एथेटोसिस की कंडीशन में आप जाओगे। ठीक है, फिर है विजुअल इंपेयरमेंट, ये भी नाम से समझ में आ रहा होगा। पार्शियल साइट लॉस, अगर आपको सही से दिखाई नहीं देता है या लो विजन आपकी है या लीगल ब्लाइंडनेस है, कम कम आपको दिखाई देता है, तो आप विजुअल इंपेयरमेंट की कंडीशन में जाओगे। फिर है इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट, यानी कि लिमिटेशंस इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड एडेप्टिव बिहेवियर। इंटेलेक्चुअल यानी कि दिमाग से सोचने समझने की जो क्षमता होती है ये आपकी कम हो जाती है और चीजों से आप अडेप्ट नहीं कर पाते हो, तो ये आपका है इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट। और लास्ट आपका ब्लाइंडनेस, ये आपको समझ में आ रहा होगा, टोटल लॉस ऑफ विजन इन बोथ आईज। ठीक है, तो देखो अगर आपको लिखने को आता है कि आप 5 या 6 पॉइंट्स के बारे में लिखो, तो आपके लिए सबसे इजी देखो ब्लाइंडनेस है। ब्लाइंडनेस लिख सकते हो कि भाई जो बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, एक कैटेगरी ये हो गई। एक आप विजुअल इंपेयरमेंट के बारे में लिख सकते हो कि जिनको थोड़ा बहुत कम दिखाई देता है, एक उनके लिए हो गया। ठीक है, एक शॉर्ट स्ट्रेचर आपको याद रहेगा, ड्वार्फिज्म यानी कि जिनकी हाइट कम रह जाती है वो। इसके बाद लेग लेंथ डिफरेंस आप बड़े आराम से लिख सकते हो कि भाई लेग किसी का अगर एक पैर छोटा है, बड़ा है तो प्रॉब्लम होगी। लिम्ब डेफिशिएंसी आपको आराम से याद रहेगा, भाई जिसके हाथ या पैर नहीं है वो इसमें कर सकता है। तो ये 5 ऐसे हैं जो कि आपके लिए बड़े सिंपल हैं लिखने के लिए। इसके बाद इंपेयर्ड मसल पावर भी आप लिख सकते हो कि जिसकी मसल में सही तरीके से वो पावर नहीं लगा पाता। ये मैं आपको इस नंबर ऐसे लिख रहा हूँ ताकि अगर आपको लिखने को है तो आप इस ऐसे सीरियल में लिखना, क्योंकि आपको ये याद करने में आसानी होंगे। अगर 6 लिखने को आते हैं तो आप 6 ये बड़े आराम से लिख सकते हो। हालाँकि मैं आपको बोलूँगा कि अटैक्सिया और एथोटोसिस ये भी पढ़ के जाना, क्योंकि अब आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल के आते हैं, तो मे बी वो आपसे ये पूछ सकते हैं। ठीक है? चलो, ये हो गया सारे आपके पैरालंपिक्स के कैटेगरीज़। अब फटाफट बात कर लेते हैं कि ओरिजिनेटर कौन थे? हमने ऊपर बात करी थी
शर्विन जो थी उन्होंने स्पेशल गेम्स को स्टार्ट किया था। अब हमारे जो ये पैरालंपिक गेम है इसको किसने स्टार्ट किया था, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सर लडविग गटमैन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम फिजिकल एजुकेशन में बीपेड, एमपेड में काफ़ी ज़्यादा इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सर लडविग गटमैन थे, इन्होंने आपके पैरालंपिक्स को स्टार्ट किया था। कैसे स्टार्ट किया था? वर्ल्ड वॉर 2 के जो वेटरन्स थे, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 जो लड़के लोग आए थे और जिनके कुछ इश्यूज़ हो गए थे, किसी के हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, कोई चल नहीं पा रहा, किसी की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। तो इन लोगों को वो क्या करते थे, रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ कराते थे, बास्केटबॉल खिलाते थे, अलग-अलग गेम्स खिलाते थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन होते थे और खुश रहने लगे थे अपनी लाइफ़ में, क्योंकि उसके पहले वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे कि हमारी लाइफ़ का अब कोई मकसद नहीं रहा। लेकिन धीरे-धीरे स्टार्ट हुआ और ये कहाँ पे होता था, एक स्टोक मैंडेविले हॉस्पिटल था इंग्लैंड में। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें इस तरीके से ट्रीटमेंट और इस तरीके से ट्रीट उनको सर लडविग गटमैन करते थे। दीज़ गेम्स लेटर इन्वॉल्व्ड इनटू पैरालंपिक्स, और धीरे-धीरे इसी चीज़ को देखते-देखते सर लडविग गटमैन ने क्या किया, इसको पैरालंपिक्स में इवॉल्व कर दिया, ठीक है? पहले पैरालंपिक गेम्स जो थे वो हुए थे हमारे 1960 रोम में, 1960 रोम में। ये भी आपके लिए देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लो कि 1960 में ये आपके इवेंट हुए थे, ठीक है? 4 इयर्स आफ्टर द इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स, 4 साल बाद जो ओलंपिक गेम्स हुए थे उसके बाद इन इवेंट को कराया गया, ठीक है? एटिमोलॉजी, यानी कि ये जो वर्ड है ये कहाँ से आया है, इस वर्ड का मतलब क्या था पैरालंपिक्स का? तो देखो, जो पैरालंपिक वर्ड था इसको एस्टैब्लिश करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था कि हम पैरालंपिक वर्ड कैसे बुलवाएंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट था। फिर पैरेलल को बोला गया कि पैरेलल वर्ड जो है काफी ज्यादा लंबा है, इसको नहीं करते हैं। तो फिर एक वर्ड निकल के आया पैरा, जिसका मतलब था बिसाइड या फिर अलोंग साइड, ठीक है? पैरेलल का भी यही मतलब होता है कि साथ-साथ में चलने वाला। पैरेलल को शॉर्ट फॉर्म करके पैरा कर दिया, जिसका मतलब था कि साथ-साथ चलना। और ये जो पैरा वर्ड है या फिर जो पैरालंपिक्स है, इसमें पैरा वर्ड का क्या मतलब है कि ये ओलंपिक्स, यानी कि जो हमारे मेन ओलंपिक गेम्स होते हैं, जो अभी रिसेंटली पेरिस में हुए थे, वो आपके सॉरी पेरिस में नहीं हुए थे, जो आपके हाँ, पेरिस में हुए थे, आई एम सॉरी, पेरिस में हुए थे, उसके पहले टोक्यो में हुए थे। तो उनके साथ-साथ ये गेम्स चलते हैं, उनके पैरेलल ये गेम्स चलते हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? पैरा गेम्स बोलेंगे। यानी कि पैरा गेम्स या फिर पैरालंपिक्स क्या है कि जो ओलंपिक्स के पैरेलल चलते हैं, तो हम उनको पैरालंपिक्स बोलते हैं, ठीक है? इसीलिए द पैरालंपिक्स, अच्छा, अब पर्पस देख लो इसका क्या है? द पैरालंपिक्स एम टू एंश्योर दैट इंडिविजुअल्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज हैव अ बेटर लाइफ। अब अगर आपसे पूछ लिया गया कि भाई पर्पस बताओ पैरालंपिक्स का, तो ये है पर्पस कि भाई जो फिजिकल डिसेबल्ड लोग हैं, उनको एक बेहतर ज़िंदगी मिले, ठीक है? चलो, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये हिंदी में भी है, तो आप इसको रीड आराम से कर सकते हो। अब हम आईपीसी की बात करते हैं, यानी कि जो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमिटी है, जो पूरा हैंडल करती है इसको, उसकी बात करते हैं। तो ये कब फॉर्म हुई थी? 22 सितंबर 1989 में। 1960 में आपके गेम शुरू हुए थे और 29 साल बाद 1989 में 1989 में आपकी आईपीसी बनी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बॉन, जर्मनी में। आईपीसी क्या करती है? द आईपीसी ऑर्गेनाइजेज द पैरालंपिक गेम्स। तो पैरालंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज कराना, उसकी फंक्शनिंग देखना, सारे गेम्स को देखना, ये काम हमारे आईपीसी का है। जैसे कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ओलंपिक्स को देखती है, वैसे ही इंटरनेशनल पैरालंपिक कमिटी हमारे पैरालंपिक्स को देखती है। कॉम्पोजिशन क्या-क्या है? तो 200 मेंबर्स होते हैं, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, आप इसको रीड कर सकते हो, ठीक है? एम क्या होता है इसका? टू प्रमोट पैरालंपिक वैल्यूज एंड क्रिएट स्पोर्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल पर्सन्स विद डिसेबिलिटी फ्रॉम बिगिनर टू एलीट लेवल। यानी कि एक अपॉर्चुनिटी देना होता है हर उस इंसान को जिसको कोई डिसेबिलिटी है, फिर वो बिगिनर हो या फिर एलीट लेवल का प्लेयर हो, ठीक है? ये है इनका एम। पर्पस ऊपर था, अच्छा, ये आईपीसी का एम है, ध्यान रखना है इसको, और ये हमारे पैरालंपिक का जो पर्पस था इसको भी ध्यान में रखना, ठीक है? चलो, अब पैरालंपिक के मोटो की बात करते हैं, तो मोटो क्या है अब इसका? स्पिरिट इन मोशन, जिसको पहले क्या बोलते थे? पहले जिनका मोटो था वो था माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, जो कि 1994 में आया था। लेकिन अब स्पिरिट इन मोशन इसका एक सिंपल सा मोटो हो गया। रूल्स फॉर कंपटीशन क्या है? तो इसका गोल क्या है? टू इंश्योर फेयर एंड इक्वल कंपटीशन, कि भाई सब कुछ सही तरीके से होना चाहिए। क्लासिफाई किया जाता है प्लेयर्स को एलिजिबल और नॉट एलिजिबल ग्रुप्स में, इसकी भी हम बात करेंगे नीचे। एथलीट्स इवैल्यूएशन पैनल्स असेस एथलीट्स टू डिटरमाइन देयर एलिजिबिलिटी थ्रू अ प्रोसेस ऑफ एथलेटिक इवैल्यूएशन। तो एक कमिटी बैठती है जो कि ये चीज चेक करती है कि भाई जो एथलीट्स आ रहे हैं और वो जो अपनी डिसेबिलिटी क्लेम कर रहे हैं कि वो ठीक है कि नहीं। अब कोई आके बोल दे कि मुझको दिखाई नहीं देता, मुझे वो ब्लाइंडनेस वाले उसमें डाल दो, इम्पेयर ब्लाइंडनेस वाले में, तो ऐसा नहीं होता है। आपको पहले चेक कराना पड़ेगा, आपके सारे चेकअप्स होंगे, उसके बाद फिर आपको अलाउ किया जाएगा। तो ये पूरी एक कमिटी होती है जो कि इन चीजों को देखती है। अब देखो, एलिजिबिलिटी इम्पेयरमेंट के 3 स्टेप होते हैं, सिंपल है, आप इनको समझ लो। सबसे पहला क्वेश्चन होता है, डज द एथलीट हैव एन एलिजिबल इम्पेयरमेंट। आप इसको क्वेश्चंस भी बोल सकते हो या फिर इसको स्टेप्स भी आप बोल सकते हो। तो डज द एथलीट हैव एन एलिजिबल इम्पेयरमेंट, क्या जो एथलीट क्लेम कर रहा है वो एक्चुअली में उसको है कि नहीं। तो पैरालंपिक 10 एलिजिबल इम्पेयरमेंट्स ऑफर करती है, जो कि हमने ऊपर देखे थे। तो उनमें उनके मतलब उस एथलीट को उसके अंदर आना चाहिए, ठीक है?
फिर है मिनिमम डिसेबिलिटी क्राइटेरिया कि कम से कम आपको उतना प्रॉब्लम होनी चाहिए जितना कि क्राइटेरिया सेट किया है। ईच स्पोर्ट हैज स्पेसिफिक मिनिमम डिसेबिलिटी क्राइटेरिया, तो हर गेम का अलग अलग एक क्राइटेरिया होता है कि इतना मिनिमम लेवल आपको डिसेबिलिटी होनी चाहिए तभी आप अलाउ होगे, अदरवाइज आप अलाउ नहीं होगे। ठीक है। फिर थर्ड है आपकी स्पोर्ट्स क्लास। A sport class specifies which athletes with a similar activity limitation can compete together to ensure fair competition। अब देखो, आप इस चीज का भी तो ध्यान रखोगे ना कि यार किसी का अगर कोई इश्यू है, कोई डिसेबिलिटी है, तो आप सेम डिसेबिलिटी वालों को एक साथ एक ही इवेंट में दौड़ो। ऐसा ना करो या पार्टिसिपेट करो या दौड़ाओ, जैसे कि मैंने एथलेटिक्स का यहाँ पे एग्जांपल दे दिया। ऐसा ना हो कि आपको इम्पेयर्ड लॉस ब्लाइंडनेस वाले कुछ लोग मिले जिनको कम दिखाई देता है, ठीक है, और आपने उनके साथ एक फुली ब्लाइंड वाले को डाल दिया, तो फुली ब्लाइंड वाले का तो नुकसान हो गया। या फिर फुली ब्लाइंड वालों के साथ आपने एक इम्पेयर्ड विजन वाले को डाल दिया, तो फिर भाई इम्पेयर्ड विजन वाला तो जीत जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको उनको सही अपने कैटेगरी में डालना होता है। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। ओपनिंग सेरेमनी की फटाफट बात कर लेते हैं। ओपनिंग सेरेमनी में क्या होता है, जैसे नॉर्मल ओपनिंग सेरेमनी है वैसे ही है। होस्टिंग ऑफ द होस्ट कंट्रीज फ्लैग एंड रेंडिशन ऑफ इट्स नेशनल एंथम, तो जो कंट्री होस्ट कराती है पैरालंपिक्स को उसका फ्लैग दिखाया जाएगा वहां पे और नेशनल एंथम बजेगा। नेशंस की परेड होगी, सारी टीम्स आएंगी किक करके। आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस होंगी होस्ट कंट्री की, और पैरालंपिक टॉर्च को फिर जलाया जाएगा। हालांकि आप इनको स्टेप्स में याद कर सकते हो, आपसे स्टेप्स अगर पूछे जाएंगे तो आप लिखोगे सबसे पहले कंट्री का फ्लैग होस्ट होगा, उनका नेशनल एंथम होगा, फिर हर नेशन एंटर करेगा, उनकी परेड होगी, फिर आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस करेगी वो कंट्री जो कि होस्ट कर रही है, और फिर पैरालंपिक टॉर्च को जलाया जाएगा जिससे सिग्निफाई होगा सॉरी कि आपके गेम्स जो है वो शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो ये देखो इमेज है, ये इंडिया का ग्रुप है जो जिनके लिम्ब में इशू है वो व्हील चेयर से आते हैं। ठीक है, जिनको जो जो इश्यूज है वो अपने हिसाब से यहाँ पे आते हैं, और ये आपका एक सेरेमनी यहाँ पे चल रही है पैरालंपिक्स की। अवार्ड्स कैसे मिलते हैं भाई, तो सेम है, गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन को। नेशनल एंथम्स और फ्लैग, जो भी प्लेयर जीतता है तो उसका नेशनल एंथम बजता है और फ्लैग उसका अप होता है। क्लोजिंग सेरेमनी क्या है भाई, परेड ऑफ नेशंस, तो जो नेशंस होते हैं उनकी परेड होती है, सारे प्लेयर स्टेडियम में आते हैं। पैरालंपिक फ्लैग इज टेकन डाउन, तो जो फ्लैग ऊपर किया गया था ओपनिंग सेरेमनी में अब उसको नीचे लेके आते हैं। और पैरालंपिक फ्लेम जो होती है उसको एक्सटिंग्विश यानी कि उसको बुझा दिया जाता है, और ये आपको सिग्निफाई करता है कि आपके गेम्स जो है वो क्लोज हो गए हैं। ठीक है, अब ये जो समर पैरालंपिक गेम्स होते हैं, देखो इसमें टोटल 22 इवेंट होते हैं। अब ये 22 के 22 आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ कॉमन से याद कर लो, सारे बहुत आपको कॉमन मिल जाएंगे। एथलेटिक्स मिल जाएगा, आर्चरी मिल जाएगा, साइकिलिंग हो गया, शूटिंग हो गया, टेबल टेनिस हो गया, स्विमिंग हो गया, पावर लिफ्टिंग, जूडो, पैरा बैडमिंटन। तो ये आप इनको अगर इनके बारे में लिखने को आता है कुछ गेम्स के बारे में तो आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो, और ये आपके विंटर गेम्स के हैं, ये आपके समर पैरालंपिक्स के हैं, और ये विंटर पैरालंपिक्स के आपके 6 इवेंट हैं। तो इनको तो आप याद कर ही लेना, क्योंकि ये तो आपसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि भाई 6 इवेंट के नाम बताओ या 6 इवेंट के बारे में लिखो जो कि विंटर पैरालंपिक्स में होते हैं। ठीक है, हालांकि मैं आपके लिए जरूर एक वीडियो बनाऊंगा, अगर अगर आप लोग बोलोगे कमेंट में, जो आपके जितने भी पिछले साल क्वेश्चंस आए हैं पर्टिकुलर टॉपिक्स या चैप्टर से, तो उनसे रिलेटेड मैं भी एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको एक आइडिया लगे। ठीक है, ये आपके ईयर वाइज है कि कहाँ-कहाँ आपके गेम्स हुए थे, तो 1960 में रोम से ये स्टार्ट हुए थे, ठीक है? जैसे कि हमने देखा। इसके बाद जो हमारे विंटर थे वो 1976 में सबसे पहली बार विंटर हुए थे, और फिर ये अल्टरनेट होते रहे। और मैंने यहाँ पे लेटेस्ट भी कुछ ऐड कर दिए हैं, आपकी बुक में लेटेस्ट वाले नहीं दिए हुए हैं, पर मैंने यहाँ पे देखो ऐड कर दिया है, ठीक है? जापान में हमारे समर पैरालंपिक्स, अच्छा ध्यान रखना कि जहाँ पे ओलंपिक्स होते हैं ना, वहीं पे ही आपके पैरालंपिक्स भी होते हैं, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना, बस। तो अगर आपको ओलंपिक्स पता होंगे तो पैरालंपिक्स भी आप याद कर पाओगे। जैसे आपको पता है कि पेरिस में हुआ था 2024 में हमारे ओलंपिक गेम्स, तो पैरालंपिक्स भी वहीं हुए थे। 2028 में लॉस एंजेलिस में हमारे ओलंपिक गेम्स होना है, तो वहीं पे भी हमारे पैरालंपिक्स भी होना है, ठीक है? यहाँ ब्रिस्बेन में 2032 में हमारे ओलंपिक्स होना है, तो पैरालंपिक्स भी वहीं पे होना है। बहुत चांसेस हैं कि 2036 में इंडिया कराए हमारे ओलंपिक गेम्स को, तो पैरालंपिक्स भी हमारे यहीं पे होंगे, ठीक है? चलो, अब हम बात करते हैं डेफ ओलंपिक्स की। जैसे कि आपको डेफ से ही वर्ड समझ में आ रहा होगा कि जिसको सुनने में दिक्कत है, ठीक है? तो डेफ ओलंपिक्स क्या होता है, एक अलग से इवेंट कराया जाता है जिन एथलीट्स को चैलेंज होता है हियरिंग इम्पेयरमेंट का, यानी कि जिनको सुनाई नहीं देता है, उनके लिए अलग से इस इवेंट को यानी कि डेफ ओलंपिक्स को कराया जाता है। मॉडिफिकेशंस आर मेड टू द ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स रूल्स, तो जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट रूल्स होते हैं उनमें हमारे मॉडिफिकेशन होते हैं, चेंजेस होते हैं, जैसे कि यूजिंग अ फ्लैश लाइट इंस्टेड ऑफ अ स्टार्टिंग गन। अब देखो मैं एक इमेज आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले ये देख लो, ये है डेफ ओलंपिक्स का लोगो, ठीक है? ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जितने 3 लोगो दिखाए हैं स्पेशल गेम्स के, पैरालंपिक्स के और डेफ ओलंपिक्स के, इनको दिमाग में बैठा लो, इनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये देखो, ये हमारे स्विमर्स हैं, ठीक है? लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो इनके सामने ग्रीन लाइट जल रही है। अब क्योंकि आपको पता है कि ये अगर एथलीट्स डेफ हैं, तो ये कमांड तो सुन नहीं सकते, ऑन योर मार्क्स, सेट,
गो या फिर गन शॉट नहीं सुन सकते हैं, तो इनको कैसे पता चलेगा? अभी ऐसा तो है नहीं कि ये अपनी जैसे ये स्टार्टिंग पोजीशन है, इनका हेड डाउन है क्योंकि इनको सीधे डाइव करना है, तो ऐसा तो है नहीं कि ये लोग ऐसे साइड में देखेंगे कि जो हमारा जो सिग्नल दे रहे हैं उनको देखेंगे कि उसने कुछ सिग्नल दिया तो भागेंगे, नहीं। तो देखो इनके ठीक नीचे यहाँ पे ग्रीन लाइट लगी हुई है, ये पहले रेड होगी, लेकिन ये जैसे ही ग्रीन होगी इसका मतलब है गो। तो लाइट की मदद से आप बता रहे हो उन डेफ लोगों को कि कब आपको इवेंट को स्टार्ट करना है, ठीक है? इसलिए देखो कितना ज़्यादा मॉडिफिकेशन इसमें ज़रूरी है। अगर ये फुटबॉल खेलते होंगे तो ये रेफरी की व्हिसल नहीं सुन सकते हैं। तो उसके लिए भी अलग-अलग चीज़ें होती हैं जिसकी मदद से उनको गेम्स को खिलाया जाता है, ठीक है? ग्लोबल रीच देखो क्या है, वर्ल्ड सेकंड ओल्डेस्ट मल्टी स्पोर्ट इवेंट है ये। दुनिया का सबसे पुराना दूसरा मल्टी स्पोर्ट इवेंट है एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स इवेंट, और सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाला इवेंट ये आपका बन रहा है। गवर्नेंस कौन इसको देखता है? डेफ ओलंपिक्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ, ICSD, ठीक है? इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ। तो ICSD ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके डेफ ओलंपिक्स कराते हैं। लोगो आपने देख लिया, हिस्ट्री देख लेते हैं फटाफट थोड़ी सी। तो जो सबसे पहले गेम्स हैं वो 1924 पेरिस में आपके हुए थे, जिसको सबसे पहले इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स बोला जाता था, ठीक है? तो ये एमसीक्यू देखो बन सकता है कि डेफ ओलंपिक्स को सबसे पहले क्या बोला गया था? तो इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स बोला गया था। फ्रीक्वेंसी हर 4 साल में ये होते हैं। विंटर डेफ ओलंपिक्स जो है ये 1949 में हुए थे। देखो अब ये आपको बहुत सारे ईयर पढ़ने को मिल रहे हैं। इन ईयर्स के नोट बना लो और इनको लिख के रखो और हर 5-6 दिन में इनको बस एक बार देख लेना तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है? ऑफिशियल नेम्स 1924 से 1965 तक इसको इंटरनेशनल गेम्स फॉर द डेफ बोलते थे, या फिर इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स भी इसको बोला जाता था। कब तक? जब ये स्टार्ट हुए थे 1924 में, वहां से लेके 1965 तक, ठीक है? फिर 1966 यानी कि 1966 से 1999 तक इसको बोला जाता था वर्ल्ड गेम्स फॉर द डेफ और द वर्ल्ड साइलेंट गेम्स। तो दो नाम थे जो अलग अलग यूज किए गए थे, और 2001 से इसको डेफ ओलंपिक्स बोलते हैं। तो देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि डेफ ओलंपिक्स को किस साल से इस नाम से पहचाने जाने लगा? तो 2001 से इसको हम पहचानते हैं, ठीक है? चलो, डेफ ओलंपिक्स का लोगो मैंने आपको दिखा दिया। लोगो की मीनिंग देखो क्या है, इसको बोलते हैं अपालोडोस एक्लिटिस। मैंने पूरी कोशिश करी फ्रेंच में बोलने की पर बिल्कुल नहीं बोल पाऊंगा। इसका मतलब होता है इक्वालिटी थ्रू स्पोर्ट, ठीक है? तो स्पोर्ट्स के थ्रू इक्वालिटी देना, यानी कि सबको समान मानना। अब देखो सिंबलिज्म, आपने अगर मैं आपको दोबारा से लोगो दिखाऊं तो इस लोगो को अगर आप देखोगे तो इसमें आपको 4 कलर देखने को मिलेंगे, रेड, ब्लू, येलो और ग्रीन, ठीक है? इसका मतलब क्या है? तो ये जो 4 कलर हैं, रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू, ये 4 अलग-अलग रीजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। रीजनल कॉन्फेडरेशंस ऑफ द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द स्पोर्ट्स डेफ। तो 4 अलग-अलग जो रीजन्स हैं हमारी वर्ल्ड में, उनको ये रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? सारे कॉन्टिनेंट्स को नहीं करते, जैसे कि ओलंपिक की रिंग्स करती है सारे कॉन्टिनेंट्स को, तो ये सबको नहीं कर रही है, सिर्फ 4 कंसिडर ये कर रही है कॉन्फेडरेशंस को। सबसे पहला है यूरोप, दूसरा एशिया पैसिफिक, चौथा पैन अमेरिका और चौथा अफ्रीका। तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि जो कितने कलर्स होते हैं तो 4, तो ये आपके जनरली 4 कॉन्फेडरेशंस को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है? यूरोप, एशिया पैसिफिक, पैन अमेरिका और अफ्रीका। पैन अमेरिका में दोनों आपका नॉर्थ नॉर्थ और साउथ दोनों आ जाएगा, ठीक है? चलो, और अफ्रीका भी आपका इसमें आ गया, ठीक है? चलो, अब पर्पस क्या होता है फटाफट देख लेते हैं। अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, ऑब्वियस सी बात है। एलिजिबिलिटी क्या है? एथलीट्स मस्ट हैव अ हियरिंग लॉस ऑफ एटलीस्ट 55 डेसिबल्स। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई एथलीट्स को एटलीस्ट 55 का डेसिबल लॉस होना चाहिए हियरिंग में, तभी वो अलाउ होंगे पार्टिसिपेट करने के लिए। डेफ ओलंपिक्स है, पूरा पूरा जो ध्यान है वो लोगों की सुनने की क्षमता पे है। तो 55 डेसिबल से कम आपका होना चाहिए इन देयर बेटर ईयर। बेटर ईयर का क्या मतलब है कि दोनों में से एक कान तो 55 डेसिबल्स का होना ही चाहिए, उसके बाद उसके नीचे वाला और कम हो सकता है। यानी कि अगर एक कान में 30 डेसिबल सुनाई देता है, तो दूसरे कान में ऐसा नहीं है कि अगर 60 डेसिबल से तो आपको अलाउ करेंगे, नहीं। आपका ये जो बेटर ईयर है, यानी कि जिस कान से आपको बेहतर सुनाई देता है, ये कम से कम 55 डेसिबल्स का होना चाहिए। दोनों में अगर 55 डेसिबल्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। दोनों ही आपके बेटर ईयर, दोनों ही आपके वीक ईयर होंगे, लेकिन मैक्सिमम एक कान में 55 डेसिबल होना चाहिए और फिर दूसरे में आपको बिल्कुल भी सुनाई ना दे तो चलेगा, लेकिन 55 से ऊपर नहीं होना चाहिए इन योर बेटर ईयर, ठीक है? ये सारे आपके गेम्स हैं, आप इनको देख सकते हो। विंटर गेम्स भी देखो ये हैं, आप इनको रीड कर सकते हो और इनको ध्यान में रखना, क्योंकि विंटर गेम्स कम है तो आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है? ये आपके इवेंट्स हैं जो अभी तक हुए हैं, सारे याद नहीं कर सकते हो। जो स्टार्टिंग वाले हैं इनको याद रखना। देखो 2-3 चीज याद रखना। सबसे पहला ये किसने इनको बनाया था, इनका स्टार्टिंग ईयर क्या था, कहाँ पे था, और एक याद कर सकते हो कि लेटेस्ट ये कहाँ पे हुए थे। इतनी चीजें ध्यान रखना क्योंकि हिस्ट्री वाला पार्ट इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलो, आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा अच्छे से। थोड़ा सा लंबा हो गया होगा वीडियो, ठीक है? 30 मिनट का वीडियो हो रहा है, बट आई होप अगर आप एक बार इस वीडियो को ध्यान से सुन लोगे तो सारे पॉइंट्स आपको इसके क्लियर हो जाएंगे।
कुछ क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर? डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर में सबसे बड़ा क्या फर्क है दोनों में? तो डिसेबिलिटी इज अ परमानेंट इम्पेयरमेंट व्हाइल डिसऑर्डर कैन बी टेम्परेरी और परमानेंट। तो इसी से समझ में आ रहा है, ये आपका सही आंसर हो गया। और ये मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ कि स्पेशल ओलंपिक्स किसने बनाया था, इसको आप कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। बहुत जल्दी इस चैप्टर के बाकी टॉपिक्स जो है वो अपलोड हो जाएंगे। अगर आपको कोई फीडबैक है तो आप दे सकते हो। और चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद अगर आप चाहोगे तो मैं जरूर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या और साथ में, या फिर नहीं, और साथ में जो पीवाईक्यूज हैं आपके सीबीएसई के, उनको मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे सेफ।